बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सबको ध्यान, तभी आप बनेंगे एक सफल किसान। और आपका सफल किसान बनने में हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन आप सभी किसान भाई बहनों का मार्गदर्शन करता रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं अनुदान। पशुओं को संक्रमण से बचने के लिए लगवाएं टीका। ग्राउंडनट डिकोडिकेटर मूंगफली छिलके के काम को करता है आसान। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य के कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक को वर्मी कंपोस्ट की प्रति यूनिट के निर्माण की लागत के खर्च 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक ओर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों को आमदनी में वृद्धि भी हो रही है। जाड़े का मौसम जा रहा है और गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम के बदलाव की स्थिति में तापमान में बहुत उतार चढ़ाव होता है, जिसका प्रभाव हमारे मवेशियों पर पड़ता है। इस समय मवेशियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है और वे कई प्रकार के संक्रमण एवं रोग इत्यादि के चपेट में आ जाते हैं। इसलिए मवेशियों को संक्रमण से बचाने के लिए उचित समय पर उचित टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही परेशानी की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श भी लें। मक्का की फसल जाड़े के 2 महीने छोड़कर लगभग पूरे वर्ष लगाया जा सकता है। जो किसान भाई इस समय गर्मा मक्का लगाने के इच्छुक है, वे इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेदों में शुआन 1, बिरसा विकास मक्का 1 और 2 प्रभेद माने जाते हैं। साथ ही बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चयन कर गर्मा फसल के रूप में लगाकर लाभान्वित हुआ जा सकता है। शुआन 1, बिरसा विकास मक्का 1 और 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 15 से 20 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 50 से 60 क्विंटल तक मक्का की उपज पाई जा सकती है। साथ ही 120 क्विंटल तक पौष्टिक हरा चारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ज़्यादा फसल उत्पादन पाने के लिए हमारे राज्य के ज़्यादातर किसान लंबे समय से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग करते आए हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिस कारण उपज क्षमता में कमी और कम गुणवत्तापूर्ण फसलें हमें मिलने लगी है। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य होना जरूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंडनट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने किया जाता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसके लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। तो चलिए, समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों के मौसम में जिस तरह हम इंसानों का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, उसी तरह दुधारू पशुओं को भी खास ख्याल रखना पड़ता है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं, दुधारू पशुओं को पोषक आहार की व्यवस्था कैसे दें जिससे दूध में कमी ना हो और किसान भाई बहन लाभान्वित हो सके। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। गर्मियों के दिनों में दुधारू पशुओं से ज़्यादा दूध उत्पादन कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि तापमान 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और कभी कभी इससे भी अधिक हो जाता है। ऐसे में पशुपालक अगर पशुओं के आहार व्यवस्था पर ध्यान दें तो काफ़ी हद तक दूध उत्पादन घटने से रोका जा सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह हमारा रहन सहन और खान पान मौसम के अनुरूप बदल जाता है, ठीक उसी तरह पालतू पशुओं के आहार में भी परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। गर्मियों में जहाँ तक दुधारू पशुओं के लिए पोषक आहार की व्यवस्था की बात है, तो हमारे किसान भाई क्या करें? गर्मियों में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड के बहुत सारे किसान दुधारू पशु पालन करते हैं, दूध को बाज़ार में बेचते हैं और इससे ये एक अच्छा आमदनी का जरिया है। तो दुधारू पशुओं में अभी गर्मी के मौसम में जो किसानों की समस्याएं आ रही है कि दूध उत्पादन में कमी हो जा रहा है, पशु सुस्त पड़ जा रहे हैं, पशु बीमार पड़ रहे हैं,
तो इन सब की एक ही इन सबों का कारण है कि पोषक तत्व में कमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और पशुओं के लिए जो शारीरिक तापमान, वातावरण का तापमान जो ज़रूरी होता है, वो लगभग देखा जाता है कि 18 से 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो पशुओं के लिए सूटेबल होता है। लेकिन यदि वातावरण का तापमान इससे अधिक होता है, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि 35, 36, 40, 42 डिग्री सेल्सियस भी तापमान वातावरण का हो जा रहा है, तो जैसे ही तापमान अधिक बढ़ता है तो उसमें पशु जो है उनमें वो स्ट्रेस में, दबाव में आते हैं और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि उसके खान पान और पोषक तत्व में उसके शरीर में कमी हो जाती है। क्योंकि खाना पीना कम कर देते हैं, पशु हाँफने लगते हैं, खाना कम खाते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा इस तरह से प्रबंधन करना चाहिए, खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए, खान पान की उपलब्धता करानी चाहिए कि जो है पशु में जो ज़रूरत के हिसाब, जितना ज़रूरत हो उतना भोजन पशु ग्रहण करे, तभी जो है कि उससे होने वाली जो हानियाँ होती है, गर्मी का जो प्रभाव पशुओं पर पड़ता है, उस प्रभाव को कम कर सकते हैं। और जिसके कारण जो है कि जो आर्थिक हानि हमारे किसानों को होती है, उस आर्थिक हानि को भी हम कम कर सकते हैं। यदि पशुपालक अपने पाले हुए दुधारू पशुओं के आहार में मौसम के अनुरूप परिवर्तन नहीं करेगा तो उसे दूध का उत्पादन पहले की अपेक्षा कम प्राप्त होगा। वैसे भी गर्मियों के मौसम में गाय भैंसों के दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। पशुओं में मुख्यतः 3 तरह से हम लोग पोषक तत्व देते हैं, एक सूखा चारा, एक हरा चारा, एक दाना मिश्रण। तो तीनों का कम्बिनेशन दुधारू पशुओं को होना चाहिए और जितना उत्पादन क्षमता है उस हिसाब से हम लोग उसको पोषक तत्व देते हैं। और तीनों पोषक तत्व का एक अपना ही महत्व है। तो गर्मी के हिसाब से पहला चीज़ जब देखते हैं कि खाने की जो कमी होती है उस कमी को पूरा करना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में थोड़ा प्रबंधन भी हमारे किसानों को करना चाहिए कि मौसम से बचाव के लिए सबसे पहले है कि जो हम खाना देते हैं तो दोपहर जब वातावरण का तापमान ज़्यादा गर्म हो उस समय आप खाना नहीं दें, सुबह में या शाम के वक्त में उसको खाना दें और खाना को बांट दें। जैसे हम लोग 2 बार अगर देते हैं तो उसको आप 4 बार दे दें और जो पोषक तत्व जो है वो भी उसमें आना चाहिए। जैसे कि देखा जाता है खास करके गर्मियों के मौसम में कि वो खाने में जैसे ही कमी होती है तो शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। तो दाना मिश्रण जो हम देते हैं उसमें जो इसेंशियल जो पोषक तत्व है, ज़रूरी पोषक तत्व है, जिसमें कि मिनरल मिक्सचर है, विटामिन्स है, उसकी मात्रा को हम 10 से 15% तक बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ है कि सूखा चारा, हरा चारा और दाना मिश्रण 3 तरह से हम लोग देते हैं। तो सूखा चारा गर्मियों के मौसम में जो सूखा चारा है उसकी आप कमी करें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब पशु सूखा चारा जब ज़्यादा खाते हैं तो उसके शरीर में और गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे उसमें दुष्प्रभाव पड़ता है। पशु का शरीर 75% जल, 20% प्रोटीन, 5% खनिज एवं 1% से भी कम कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। शरीर की संरचना पर आयु व पोषण का बहुत प्रभाव होता है। बढ़ती उम्र के साथ जल की मात्रा में कमी परंतु वसा में वृद्धि होती है। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि संतुलित पशु आहार रुचिकर होना चाहिए, पेट भरने की क्षमता रखता हो, सस्ता, गुणकारी, उत्पादक तथा बदबू और फफूंद रहित होना चाहिए। हरा चारा में अभी मौसम के अनुसार जो भी हरा चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर है, मक्का है, ये सब हरा चारा अभी उपलब्ध है, तो उसको आप जो है कि पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुधारू पशु में है प्रति 2 से 2.5 किलो पर 1 किलो दाना मिश्रण भी देना जरूरी होता है। तो दाना मिश्रण में जो हम लोग पशु के लिए बनाते हैं उसमें मुख्य रूप से होता है मकई, चोकर, खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, दाल की चुन्नी भी हम लोग देते हैं। तो ये सब मिला करके हम लोग दाना मिश्रण बनाते हैं। तो ये दाना मिश्रण में मुख्य रूप से देखा जाता है कि प्रोटीन की मात्रा को हमें थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि प्रोटीन का जब पशु में जब डाइजेशन होता है तो उस समय गर्मी ज़्यादा उसके शरीर में निकलती है, तो उसके बाहर से भी गर्मी का प्रभाव, शरीर के अंदर से भी गर्मी का प्रभाव तो पशु जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा जो है उसमें हम लोग कुछ कमी करते हैं। साथ ही साथ जो है कि एनर्जी की मात्रा को बढ़ाते हैं। एनर्जी की मात्रा में मकई है, उसमें हम लोग थोड़ा छुआ भी मिलाते हैं, जो गुड़ होता है उसको भी अगर दाना मिश्रण में मिलाते हैं तो उसको हम लोग जो है कि उसमें जो पोषक तत्व की जो कमी कहते हैं वो कमी जो है पूरा हो जाती है और पशु जो है गर्मी के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे बच सकते हैं। साथ ही साथ गर्मियों के मौसम में विटामिन्स और मिनरल्स की उचित मात्रा पशुओं को जितना हम लोग दे रहे हैं उससे 10% के आसपास हम लोग बढ़ा करके अगर देते हैं तो इससे दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अलावा जो है हरा चारा जो भी उपलब्ध है आप उसको देते हैं, और जैसा कि पशु को आवश्यकता के आधार पर हम लोग दाना मिश्रण देते हैं, तो जितना आवश्यकता है
उस हिसाब से दाना दें। जैसे कि अगर कोई पशु जो है 10 किलो दूध दे रही है तो 10 किलो दूध में हमें 4 किलो के आसपास 4 से 5 किलो दाना मिश्रण देना बहुत ही ज़रूरी है। आहार में हरे चारे का समावेश हो। गर्मी के मौसम में पशुओं को हरे चारे की समुचित मात्रा देनी चाहिए। उन्हें मक्का, लोबिया, चरी, ज्वार आदि का हरा चारा दिया जाना उपयुक्त है। इससे पशुओं को अच्छा पोषण तो मिलता ही है। अगर हरे चारे की उपलब्धता कम हो तो पशुओं को अलग से विटामिन दिया जा सकता है। इसके साथ ही पानी उचित मात्रा में दें। शरीर में पानी कम नहीं होना चाहिए। जो खान पान और पोषक तत्व की बात करते हैं उसमें पानी का भी एक खास अपना ही महत्व है। पानी की कमी नहीं होने दें। और पशु में देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में स्वच्छ और ठंडा पानी, ताज़ा पानी पिलाने के लिए दें। ज़्यादातर जगह पे देखा जाता है पानी जमा रहता है, पानी गर्मी में गर्म हो गया, वैसे पानी को पशु पीना नहीं चाहते। तो आप पानी को बदलते रहिए, फ्रेश पानी दीजिए, साथ ही साथ बाड़े को भी साफ़ करते रहिए। और अगर वातावरण का तापमान अधिक हो रहा है तो बीच बीच में आप पशु को पानी से नहला सकते हैं, पानी से पोंछ सकते हैं, ताकि जो है वातावरण का जो प्रभाव हो रहा है, जो ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, उसके प्रभाव से हम पशु को बचा सकें। दुधारू पशुओं को गर्मियों में खास ख्याल रखा जाता है, अभी आपने देखा ये फीचर के द्वारा। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है लीची फलों में तुराई और प्रबंधन के बारे में। जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो लीची की खेती करते हैं, उनकी तुड़ाई कैसे करनी है, उनकी प्रबंधन कैसे करनी है, इनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। सर, हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, चूँकि अभी तो देख रहे हैं कि पेड़ में लीची छोटे अवस्था में है, लेकिन अगर जब तुड़ाई की अवस्था आएगी तो उस समय तुड़ाई में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और प्रबंधन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, लीची का अभी मौसम है और हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अभी झारखंड में हमारा लीची काफ़ी अच्छा फला हुआ है। तो लीची का तुड़ाई तभी अच्छा हो पाएगा जब आप उसका अभी प्रबंधन अच्छा करेंगे। तो अभी प्रबंधन में हम देख रहे हैं कि लीची का जो फल है वो लगभग बड़ा हो चुका है और अभी इस समय जो मुख्य समस्या किसानों के सामने आती है कि फल झड़ने की समस्या। काफ़ी जो गुच्छे होते हैं उसमें काफ़ी फल सेट होते हैं, लेकिन एक एक करके वो झड़ने लगते हैं। उसके प्रमुख कारण होते हैं या तो पानी की कमी है, तो किसानों से अनुरोध है कि निरंतर लीची को पेड़ को पानी देते रहिए, क्योंकि पानी देने पे उसमें फलों का आकार भी अच्छा बनेगा और फल की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो ज़्यादातर जो फल झड़ते हैं वो उसका मेन कारण होता है कि उसमें हमारे मुख्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, उसकी कमी के कारण से। तो इस समय आवश्यकता है एक बोरॉन और एक जिंक के स्प्रे की। बोरॉन में आप B20 या सोलिबोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा इसमें लगती है, 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर, या जिंक सल्फेट आप 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर। ये दो चीज़ का स्प्रे करेंगे तो आपका फल की झड़ने की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पानी दीजिए, न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कीजिए, जिससे कि आपका जो फल का गुणवत्ता है वो अच्छी तरह से बना रहेगा, आपका फल फटेगा भी नहीं और उच्च क्वालिटी का निकलेगा। इसी के साथ में हम एक और किसानों को रिकमेंड करते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, कि कैसे आप लीची के फलों को फटने से, धूप से और जो उसके पीछे जो पिल्लू कीड़ा लगता है फल में, उससे कैसे बचाएं। तो उसके लिए हमारा एक AICRP ऑन फ्रूट क्रॉप से एक टेक्नोलॉजी रिलीज़ किया गया है, जिसमें हम पॉलीप्रोपाइलीन बेग का इस्तेमाल करते हैं। वो वाइट रंग का भी हो सकता है, वो पिंक रंग का भी हो सकता है। उस बेग को हम पूरे बंच को उससे कवर करके उसे बांध देते हैं। ये अमूमन किया जाता है अभी अप्रैल के लास्ट सप्ताह में या मई के फर्स्ट सप्ताह में इसको कर सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि फल का आकार भी काफ़ी अच्छा होता है, बड़ा होता है, और जो आपका जो फल फटने के कारण से फल ख़राब हो जाता है, पीलू लग जाता है, और कई बार हमारा जो तेज़ धूप के कारण से जो लीची के ऊपर का छिलका वो देखते हैं ब्राउन हो जाता है, आपका झुलस जाता है। तो इस प्रकार से झुलसने से, कीड़ा से, और जो आपका पीलू लगता है और जो फल फटता है, उससे लगभग हमारा 30 से 40% का लीची का हानि हो जाता है। तो उससे भी इससे बचाव होगा कि अगर आप फलों को बेगिंग करेंगे पॉलीप्रोपाइलीन बेग से, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और फल की क्वालिटी इतनी अच्छी आएगी कि मार्केट में उसका रेट भी अच्छा होता है। इसी के साथ अगर सब प्रबंधन आप लोग अच्छी तरह से करते हैं, उसके बाद आपको लीची की तोड़ाई के समय कुछ सावधानी आपको रखनी है। जब भी लीची की तोड़ाई कीजिए, सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या शाम के समय करेंगे तो भरी दोपहर में तोड़ाई को अवॉइड कीजिए, ताकि फल का जो है शेल्फ लाइफ थोड़ा बना रहे। एक और मुख्य बिंदु है जिनको किसानों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, तोड़ाई कहाँ से करें। आप तोड़ाई जहाँ से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह आने वाली फसल को भी प्रभावित करता है।
अगर आपने सही तरीके से तोड़ाई नहीं की है तो आने वाली फसल में आपका कम भी हो सकता है। तो जब भी तोड़ाई करें, जहाँ से आपका जो मंजर निकला है उस डाली को 1-2 इंच पीछे से तोड़ें। यही उसकी इस समय कटाई छटाई भी जो लीची की वो हो जाती है तोड़ाई के साथ में। तो जब भी तोड़ाई करें, जिस डाली से आपका मंजर निकला है उसको 1 या 2 इंची पीछे से तोड़ें, पूरे बंच में तोड़ के, और उसको जो भी आप फल तोड़ रहे हैं उसको तुरंत छाया में रख के या ठंडे पानी में डाल के उसको, उसका जो गर्मी है उसको निकाल दें, ताकि फल का जो है शेल्फ लाइफ वो बढ़ जाएगा। और जो पैकिंग के लिए आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं कार्टून, छोटे कार्टून यूज़ कीजिए जिसमें आपका 20 से 30% वेंटिलेशन हो, अच्छी तरह से उसमें हवा जाए, ताकि आप इसको ज़्यादा देर तक रख सकें, नमी बनाए रखें कार्टून के ऊपर। ये सब तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप लीची को अच्छी तरह से तोड़ पाएंगे और अच्छी तरह से इसको बेच पाएंगे। बिल्कुल, आपने बताया है कि छोटे छोटे बैग बना के जो रहते हैं उससे उसको बंच को कवर कर देते हैं तो वो काफ़ी सुरक्षित हो जाता है। क्या पूरी पेड़ को भी कवर करने का कुछ तकनीक है? एक और तकनीक है, कई बार हम देखते हैं कि लीची जो है वो पेड़ पे ही पकता है, और एक बार पेड़ पे पक गया तो उसको तोड़ना आवश्यक हो जाता है। और कई बार किसानों के पास बहुत अधिक मात्रा में पेड़ होते हैं, जो इतने एक साथ सभी पेड़ों को तोड़ना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो एक और जो हमारी AICRP ऑन फ्रूट क्रॉप्स की एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम पूरे पेड़ को या तो 30% शेड नेट से या 50% शेड नेट से इसको कवर कर देते हैं। पूरे पेड़ को कवर करना होता है, बांस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। उससे जो हमारा जो मान लीजिए हार्वेस्टिंग पीरियड है वो लगभग 1 से 1.5 सप्ताह तक हमारा बढ़ जाता है। इसको भी किया जाता है आपका इसी समय। अभी आपको पूरे पेड़ को कवर कर देना होगा ग्रीन कलर के शेड नेट से अप्रैल के लास्ट सप्ताह में या आपका मई का पहले सप्ताह के अंदर। तो जो लीची आपका मई लास्ट में या जून के पहले सप्ताह में टूटने के लिए रेडी हो जाता है, ये शेड नेट वाला लीची आपका 15 जून के बाद से रेडी होगा। तो उतना आपको मार्जिन मिल जाता है जिससे कि आप आपके जो प्रोड्यूस है उसका लाइफ भी बढ़ा सकते हैं और पेड़ के ऊपर सुरक्षित रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो उसके 2 या 3 दिन पहले शेड नेट को हटा दीजिए। हटाने के बाद में उसमें अच्छी तरह से कलर डेवलप हो जाएगा और आप उसको तोड़ के मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि कैसे लीची के पेड़ के ऊपर ही स्टोरेज किया जाए, और बहुत ही कारगर तरीका है। बहुत सारे हमारे केवी के साथ में जुड़े हुए हैं, इस तकनीक को किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे ICR जो प्लांडू केंद्र है यहाँ पे भी हम इसका डेमोस्ट्रेशन देते हैं कि कैसे किसान लीची की तकनीक को इस्तेमाल करके फलों को अच्छी तरह से बचा सकें। बिल्कुल, इसमें जो लागत आएगी वो लगभग कितने की संभावना है? जो शेड नेट है हमारी बस उसी का एक लागत है। इसके साथ में इसके बाम्बू की आवश्यकता होती है, जो बाम्बू अमूमन किसानों के पास मिल ही जाता है, और अगर नहीं भी मिलता है तो उनको लगभग एक पेड़ के लिए 4 हॉरिजॉन्ट जो सीधा खड़े करने वाले बाम्बू है, और 2 अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना तो 2 लेयर साइड में भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग 8 से 10 बाम्बू की आवश्यकता होती है, और ये परमानेंट स्ट्रक्चर एक बार आप यूज़ कर लेंगे तो सालों साल इसको यूज़ कर सकते हैं। शेड नेट एक इसकी आवश्यकता होती है। शेड नेट आप देख सकते हैं कि शेड नेट भी आप जब एक बार ख़रीदते हैं तो ये भी आपका 5 से 6 साल तक शेड नेट चल सकता है। हर साल उसको आप यूज़ कर सकते हैं लीची के अंदर। तो जो भी कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट जो आने वाला है किसान को प्रति पेड़, वो एक बार आएगा, लेकिन वो 5 या 6 साल तक उसको फ़ायदा उसको यूज़ कर सकता है। तो इनिशियल कॉस्ट को इसको बहुत ज़्यादा किसान न देखें, आप इसको कई सालों तक यूज़ कर पाएंगे। तो वन टाइम आप इसको अरेंजमेंट करके रखिए ताकि आप अपनी लीची को हर साल शेड नेट से ढक पाएँ। बिल्कुल, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपने कि जो बताया कि जिसे लीची को तोड़ते समय उसका 2-3 इंच पीछे से कटिंग करना आवश्यक है, लेकिन आगे भी फलन बेहतर हो इसके लिए और भी क्या व्यवस्था करनी आवश्यक होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि कई बार किसान लोग लीची तोड़ने के बाद लीची के पेड़ को भूल जाते हैं, और यही एक गलती किसानों से होती है, और इससे उनका फलन, आने वाला जो फलन है वो बहुत प्रभावित होता है। तो जैसे आप लीची को हमने जैसे बताया 1-2 इंची पीछे से तोड़ेंगे, लीची आपका हार्वेस्ट हो जाएगा। लगभग आप मान के चलिए 15 जून से पहले ही आपका लीची पूरा ख़त्म हो जाता है रांची झारखंड में। उसके बाद जब बारिश आती है उस समय उसमें पहला स्प्राउट, पहला जो पत्ती डाली निकलता है, उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बारिश में आता है, बहुत सारा कीड़ा बीमारी भी इसमें लगता है, तो कीड़ा बीमारी से आपको निदान करना होगा। जो पहला जो स्प्राउट, जो पहला डाली निकलता है, वो काम करता है जितना भी पौधा है उससे वो अपना अंदर खाने को रखता है, ताकि जब लीची बनेगा, हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, पहला फ्लश आता है, उसके ऊपर दूसरा आता है फ्लश, उसके बाद तीसरा फ्लश आता है, उस तीसरे फ्लश पे लीची लगेगा। लेकिन जो तीसरा फ्लश है लीची का, वो उसको न्यूट्रिशन, उसको खाना आपका जो पहला फ्लश है उससे मिलेगा।
तो किसान भाई बहनों, आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के समय में आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।